लेक्चर नंबर 23 टेंसर्स में आज हम लास्ट वीक आफ्टर टेंसर्स वाले चैप्टर पे जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने टेंसर फील्ड को डिस्कस करना है, फिर उसके बाद ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में बात करेंगे। दैन उसके बाद स्टोक्स एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे बात करेंगे और एट दी एंड कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स्ड टेंसर्स और क्रिस्टोफल सैम्पल्स पे बात करके ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करते हैं टेंसर फील्ड को। टेंसर फील्ड को डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है, अ टेंसर फील्ड और टेंसर पॉइंट फंक्शन इज said to be defined when there is a given a law which associates to each point in a given region of space a tensor of same order. A tensor field A with the subscript of ij of any order is defined if the components A of ij are functions of x1, x2 and x3 up to so on. जब कभी भी आप किसी टेंसर फील्ड को डिफाइन करना चाहेंगे तो जो आपके ए ऑफ आई जे के कंपोनेंट्स होंगे वो हमेशा वो आपके कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ लाइक x1, x2, x3 के कंपोनेंट्स होने चाहिए, फंक्शंस होने चाहिए। दैट वाज अबाउट टेंसर फील्ड। अब टेंसर फील्ड के साथ हम लोग ग्रेडियंट ऑफ अ टेंसर फील्ड को देखना चाहते हैं, ये ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन को देखना चाहते हैं। हमारी हेडिंग जो नेक्स्ट होगी इसमें ये आ जाती है आपके पास ग्रेडियंट ऑफ अ टेंसर फील्ड और इसको हम कह सकते हैं इट इज़ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। अगर ये ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन हुआ तो साथ में मेंशन कर देता हूँ इसको। It's basically gradient of a scalar function. तो अगर हम लोग स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट पे बात करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपनी चॉइस पे एक स्केलर फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। लेट्स से हम स्केलर फंक्शन को u का नाम दें, तो हम ये कहते हैं लेट अ स्केलर पॉइंट फंक्शन u so that there is a value of u associated with each point of given region of space. अगर आपने अपनी चॉइस पे एक स्केलर फंक्शन u ले लिया, फ़र्ज़ किया फिज़िकली हम बात करते हैं, आपके पास स्केलर फंक्शंस जिनका आप ग्रेडियंट ले सकते हैं। लेट्स से आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेते हैं और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेते हैं तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है। अब इसी तरह से अगर हम टेंसर फील्ड में जाते हैं तो एज्यूम करें मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह का एक u फंक्शन ले लेता हूँ जो कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है। फ़र्ज़ किया मेरे पास ये कोई फंक्शन u आपके पास ये है। अब अगर ये फंक्शन u है तो इसका मतलब ये हुआ किसी पॉइंट p पे मैं इस फंक्शन u को u कह देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहता हूँ या इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स चाहिए होंगे। जो टेंसर्स में बाय कन्वेंशन हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स लेते आए हैं वो OX1, OX2, OX3 और इसके अलावा OX1 बार, OX2 बार, OX3 बार रिस्पेक्टिवली दो सिस्टम्स लिए थे। इस स्केलर फंक्शन के लिए भी हम अपनी चॉइस पे दो फंक्शंस या दो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ले लेते हैं। एज्यूम करें मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ये है, दैट इज़ ओरिजिन O, इट इज़ कैपिटल X1। यहाँ से आप इस डायरेक्शन में चले जाएं, ये आपके पास कैपिटल X2 आ जाएगा
और इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में चले जाएं, ये आपके पास कैपिटल X3 आ जाएगा। सो पॉइंट फंक्शन u आपके पास सिंगल पॉइंट फंक्शन है, और अगर ये सिंगल पॉइंट फंक्शन है तो इसके मुताबिक आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। सो इसका मतलब है u को इन टर्म्स ऑफ x आप लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं अपनी चॉइस पे एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ जिसे हमने ओ एक्स बार की फॉर्म में लिखा था। सो पहला मेरे पास एक्सिस आ जाएगा कहीं यहाँ पे, दैट इज़ x1 बार। इसके साथ एक और सिस्टम आ जाएगा विच इज़ x2 बार, और एक और थर्ड एक्सिस आ जाएगा विच इज़ x3 बार। सो कहने का मतलब ये हुआ स्केलर पॉइंट फंक्शन u को हमने दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में डिफाइन कर दिया या लिख दिया। सो इसका मतलब है u एट पॉइंट p can be written as in terms of xi's are x1, x2 and x3, or u at point p can be written as a function of x1 bar, x2 bar and x3 bar respectively. So यहाँ पे हमने दोनों सिस्टम्स की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। अब याद रखें पॉइंट P जो है ये वाला, इसके हिसाब से xi हो या x बार p हो, ये दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं। लाइक अगर आप एक सिस्टम में वैल्यू देखेंगे वो आपको कंपोनेंट्स कुछ और मिलेंगे, लेकिन जब आप दूसरे सिस्टम में देखेंगे तो कंपोनेंट्स क्या होंगे, कुछ और होंगे, लेकिन वैल्यू ऑफ u हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। कहने का मतलब ये हुआ अगर मैं इस पॉइंट P के कंपोनेंट्स लिखना चाहूँ, फ़र्ज़ किया मैं इस एक्सिस के हिसाब से लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू 1, 2, 4 हो, तो दूसरे सिस्टम में शायद ये 3, 5, 7 होगा, लेकिन ओवरऑल u की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं। सो अब यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग u को किस किस फंक्शन के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो एक आपके पास x i's हैं, एक आपके पास x बार p's हैं। सो एक दफ़ा मतलब ये वाला सिस्टम जो था ये आपके पास, इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये कंपोनेंट्स बनेंगे आपके पास x1 बार, x2 बार, x3 बार, और इसी तरह से x1, x2 और x3 है। सो अगर कंपोनेंट्स में लिखना चाहूँ तो इधर कंपोनेंट्स बनेंगे x1, x2, x3, इधर बनेंगे आपके पास कंपोनेंट्स x1 बार, x2 बार, x3 बार, और इसको मैं xi लिख सकता हूँ और इसको मैं x बार विद सब्सक्रिप्ट ऑफ p लिख सकता हूँ। तो हम लोग ऑलरेडी x बार विद सब्सक्रिप्ट ऑफ p को इन टर्म्स ऑफ x i's लिख के आए थे, और उसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा था कि x बार विद सब्सक्रिप्ट ऑफ p कैन बी रिटन एज l विद सब्सक्रिप्ट ऑफ ip इनटू xi। तो ये रिलेशन हमने ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं टेंसर एनालिसिस में, इसे आगे हम इक्वेशंस में यूज़ करेंगे। सो मेरे पास जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है उसको हम दो वेरिएबल्स के हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू x i's और एक विद रिस्पेक्ट टू x बार p's। तो आपके पास जो दो सेट्स बनेंगे, पहला सेट हो जाएगा पार्शियल u बाय पार्शियल xi, और इसी तरह से जो दूसरा सेट बनेगा वो आपके पास आता है पार्शियल u बाय पार्शियल x बार p। तो ये दो सेट्स ऑफ इक्वेशंस आपके पास अवेलेबल हैं फॉर ग्रेडियंट ऑफ अ टेंसर फील्ड। अब अगर फर्दर आगे हम जाते हैं, ये बेसिकली दो डिफरेंट सेट्स हैं, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं या ग्रेडियंट ले रहे हैं, या आप दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ ले रहे हैं। हम दोनों सिस्टम्स को कंबाइन करना चाह रहे हैं। सो कंबाइन करने का सबसे बेस्ट मेथड ये होगा कि हम लोग यहाँ पे चेन रूल को यूज़ कर लें। तो जब चेन रूल यूज़ करेंगे, फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन को लेते हैं, सो फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन के मुताबिक मेरे पास जो रिज़ल्ट था वो कुछ ऐसे था, पार्शियल u बाय पार्शियल xi
इसको हम लिख सकते हैं यूजिंग चेन रूल। ये पार्शियल यू इधर आ गया मल्टीप्लाई बाय पार्शियल एक्स आई हमने इधर ले लिया। अब चेन रूल में क्योंकि एक्स बार एक्स विद एक्स पी बार के साथ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, सो इधर में पार्शियल एक्स बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ पी इधर अप्लाई कर देता हूँ और पार्शियल एक्स बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ पी इधर अप्लाई कर देता हूँ। तो अब अगर आपके पास ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, आप इसमें देखें, आपने u को इन टर्म्स ऑफ x भी डिफ्रेंशिएट कर दिया, देन u को इन टर्म्स ऑफ x बार p भी रिप्रेजेंट कर दिया और x बार p को इन टर्म्स ऑफ xi भी डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा लाइक डेरिवेटिव है जो कि सॉल्व हो सकता है, पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से। अब क्योंकि x बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ p की वैल्यू तो हमें गिवन थी, सो हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, लेट्स से दैट इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कह के आए थे कि x बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ p जो होता है दैट इज l विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई पी इंटू एक्स आई के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, पार्शियल u बाय पार्शियल एक्स आई दैट इज इक्वल टू पार्शियल u बाय पार्शियल एक्स बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ p मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई ऑफ पार्शियल एक्स बार पी जो है उसकी जगह हम लिख देते हैं एल विद सब्सक्रिप्ट ऑफ आई पी इनटू एक्स आई ले लेते हैं। सो फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसे बनेगा, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स आई इक्वल्स टू, यहाँ से आप देखें एल विद सब्सक्रिप्ट ऑफ आई पी, ये तो आपका डायरेक्शन को साइन है और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। सो इसको आप डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव से बाय ले सकते हैं और ये भी क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसको आप एट द स्टार्ट ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं। सो एल विद सब्सक्रिप्ट ऑफ आई पी इधर आ जाएगा। देन उसके बाद पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स बार पी मल्टीप्लाई बाय पार्शियल एक्स आई बाय पार्शियल एक्स आई आ जाएगा। सो जब आप एक्स आई को विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल एक्स आई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला रिजल्ट इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो अगर ये रिजल्ट इक्वल टू 1 आता है तो इसका मतलब ये हुआ, आप लिखेंगे पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स आई that is equal to L with a subscript of IP into partial U by partial X bar P आ जाएगा। That is actually the gradient of some scalar function U। अब ये तो आपके पास एक काफ़ी लंबी इक्वेशन है, हम थोड़ा सा आसानी के लिए इसे रिड्यूस करके लिखना चाहते हैं और शॉर्टकट इसका जो होता है इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है कि दैट इज़ बेसिकली द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन u इज इक्वल टू u कॉमा आई। तो ये इसकी शॉर्टकट नोटेशन होती है इस इक्वेशन के लिए। तो दैट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन u जो कि आपको एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। अब इसकी सबसे बेस्ट जस्टिफिकेशन आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप एक स्केलर फंक्शन लेते हैं, लेकिन जब आप उसको लाइक ग्रेडियंट लेते हैं तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है। फिजिकली एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है इन द सेंस ऐसे कि आप कहते हैं कि कैसे आप एक स्केलर फंक्शन से आप एक वेक्टर फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। एज्यूम करें मेरे पास कोई सा एक पॉइंट ये है और इसके सराउंडिंग में हम डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ले लेते हैं। अब हर इक्विपोटेंशियल सरफेस में
लाइक लेट्स से मैं कहूँ कि ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 है। सो जो सरफेस 3 है इस पे थ्रू आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। इसी तरह से जो सरफेस 2 है इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कांस्टेंट वैल्यू है, 1 पे कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे जैसे आप पॉइंट्स चेंज कर रहे हैं तो ये वैल्यूज़ आपके पास चेंज हो रही हैं। लेकिन एक ख़ास जो कर्व है या एक ख़ास जो स्फेरिकल सरफेस है उस पे वैल्यूज़ इसकी सेम रहेंगी। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? Either it can be outward or it can be inward depending upon the source and test charge. अब यहाँ से यहाँ जाने में आप देखें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ थी। आप इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 से 2 तक इधर भी जा सकते थे, 1 से 2 तक इधर भी जा सकते थे, 1 से 2 तक इधर भी जा सकते थे। लेकिन हमेशा चेंज आपको मैक्सिमम चेंज हमेशा उस वक्त मिलेगा जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो इसका मतलब है ग्रेडियंट आपको क्या बता रहा है कि आप एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद सेकंड फंक्शन की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी एक्चुअली वही आपको ग्रेडियंट देगा। सो अब यहाँ पे हम इसके साथ फर्दर ये डिस्कशन करते हैं कि अगर आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स आई एंड पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स बार पी relative to two system of axes obey the tensorial transformation law, तो then this vector is called gradient of a scalar function। मतलब आपके ये जो components आपने पढ़े हैं अगर ये टेंसर फॉर्म को ओबे कर रहे हो तो आप कहेंगे कि दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन होता है। तो यहाँ आके हम ग्रेडियंट ऑफ अ टेंसर फील्ड देख रहे थे। अब इसके साथ आप लोगों ने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम करना है कि MMP 1 में आप लोग जो वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर पढ़ के आए थे वहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन के लिए ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की सारी प्रॉपर्टीज़, इनके साथ कुछ डिफरेंट एसोसिएटेड फार्मूलाज थे जिसमें लाइक ग्रेडियंट ऑफ टू फंक्शंस है, फिर उसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ टू फंक्शंस है, कर्ल है, फिर डबल ग्रेडियंट इंटीग्रल्स हो सकते हैं। तो वो तमाम प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने रिवाइज करनी है क्योंकि इस पूरे वीक में हम लोग रिपीटेडली इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।